हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आराम से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 को बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझने वाले हैं। और इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है 1.2 में जिसका जवाब आप लोग न दे पाएँ। बिल्कुल आपको एक-एक शब्द और एक-एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा यदि ध्यान से कुछ समय इस वीडियो पर स्पेंड कर देते हैं तो। वैसे तो हम लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर तो समय व्यतीत कर ही देते हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा-सा यदि समय स्पेंड कर दीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरे प्रश्नावली को सॉल्व कर सकेंगे। तो इस शुभ काम में देरी क्यों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि प्रश्नावली इसमें लिखा ही नहीं है, कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, छोटे-छोटे पॉइंट हैं जिसे हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक अजीब-सा और नमूना-सा वर्ड आया हुआ है, रिक्त समुच्चय। यह देखकर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समुच्चय का मतलब तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, यानी जो सुपरिभाषित हो उसे समुच्चय कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग को नया एक जानवर नहीं बल्कि नया वर्ड है, क्या है? रिक्त। रिक्त का मतलब हो गया खाली, मतलब दिमाग से खाली नहीं, खाली, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। रिक्त का मतलब ये हो गया। तो रिक्त का मतलब हो गया खाली और समुच्चय का मतलब हो गया जो सुपरिभाषित हो, यानी जो खाली समुच्चय हो, यानी जो शून्य समुच्चय हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब अवयव किस जानवर का नाम है? जानवर का नाम नहीं है, इसलिए वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि जैसे हम लोग कोई बनाते हैं सेट्स ए और इक्वल टू ब्रैकेट देते हैं और ऐसे ब्रैकेट देकर इसमें जो भी कंपोनेंट लिखते हैं, जो भी डाटा राइट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अवयव। तो यहाँ पर अवयव का मतलब तो आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे कि इसके अंदर जो डाटा हम लोग पुट कर देते हैं उसे अवयव बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है रिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कोई अवयव ना हो, यानी ये बिल्कुल खाली हो, तो ये क्या हो गया हमारा? यही है रिक्त समुच्चय, कोई बड़ा बात नहीं है। इसे इस रूप में लिख सकते हैं या फिर इसे ऐसे फाई बना देंगे या देकर, तो दोनों का मतलब सेम हो गया, यानी जब फाई रहेगा या फिर ये रहेगा, दोनों का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? रिक्त समुच्चय। ये सेम वही है, लेकिन इसका कुछ सिंबल एक बना दिया है कि इस तरह दिखता है रिक्त समुच्चय। तो आई होप आप लोग रिक्त समुच्चय को समझ चुके होंगे, यानी इसमें कोई डाटा नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर परिमित समुच्चय, ये भी नया नाम है। अब परिमित समुच्चय क्या होता है, आइए ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं समुच्चय का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। अब परिमित समुच्चय क्या हो गया? जिसका अंतिम पद ज्ञात हो, यानी जैसे हम लोग यहाँ पर सेट्स ए लिख देते हैं इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पर 2 3 4 5 ये हो गया। अब यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 इतना ही, हमको 4 ही यहाँ पर कंपोनेंट है, 4 ही अवयव है। तो ये तो बिल्कुल अंतिम पद इसका पता है कि यहाँ पर 5 है अंतिम पद, यानी इससे ज़्यादा इसमें कंपोनेंट नहीं है। ये बिल्कुल हमको देखते-देखते बता देंगे यहाँ से कि इसका अंतिम पद 5 है। तो ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय। यही आपको यहाँ पर दे दिया जाए सेट्स ए इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट देकर ऐसे दे दें हम, यानी इसका मतलब आपको ज्ञात ही नहीं कि ये कहाँ तक लिखना है, अनंत तक लिखना है। इसका अंतिम पद हमको मालूम नहीं चल रहा है। डॉट डॉट देने का मतलब हो गया कि आप इसमें जितने चाहे उतना डाटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय, यानी जिसका अंतिम पद ज्ञात न हो। इसका अंतिम पद ज्ञात नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें बोलेंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है। तो इस प्रकार से परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय के बारे में लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों की तरफ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं?
यानी रिक्त समुच्चय मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जिसमें कोई कंपोनेंट ना हो। अब देखिए हम लोग कैसे इसे समझेंगे कि कोई कंपोनेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय बोल रहा है कि क्या यह रिक्त समुच्चय है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा भाज्य और विषम प्रकृत संख्या, यानी वैसी विषम प्रकृत संख्या जिससे दो पूरा पूरा कट जाए, यानी दो में पूरा पूरा भाग लग जाए। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है, विषम प्रकृत संख्या नहीं है जिससे दो में भाग लग जाए। तो यानी ये जैसे इसे सेट्स ए लिख देते हैं इक्वल टू ब्रैकेट, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। या फिर इसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि दो क्या है, सम संख्या है। तो दो के अलावा विषम संख्या कोई है ही नहीं। 3 ले लीजिए या फिर 5 ले लीजिए, उससे भी भाग नहीं लगेगा, किसी से उसके बाद भाग नहीं लगेगा इसमें दो में विषम संख्या से। तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो यही इसका आंसर हो गया। इसमें आप लोग इसका कारण भी लिख सकते हैं कि इस समुच्चय में कोई अवयव उपस्थित नहीं है, इसी अतः यह रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग पहले प्रश्न को समझ चुके होंगे। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या यह रिक्त समुच्चय है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सम संख्या। तो सम संख्या तो आपको मालूम ही होगा कि जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, क्योंकि यह हम लोग 5 क्लास से सीख रहे हैं, ये तो याद ही हो गया होगा सभी को। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं का। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा, कुछ लोग, बहुत लोगों को तो मालूम ही होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। लगभग 90% लोगों को मालूम होगा। 10% वैसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम होगा, पहली बार आए हैं क्लास 11th में पढ़ने के लिए, ऐसे लग रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सम संख्या मालूम हो गया जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक से और खुद से भाग लगे। जैसे 2 हो गया, तो 2 में एक से और खुद से भाग लगे, अभाज्य संख्या हो गया। यदि 7 लेते हैं तो 7 में एक से और 7 से ही भाग लगेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। क्या यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, तो यदि 9 कोई बोलेगा तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 9 में 1 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है, 9 से, यानी 3 अंक से भाग लग सकता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे कि जिसमें एक से और खुद से भाग लगे, एक को छोड़ देते हैं, खुद से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए सम हो और अभाज्य हो, तो यहाँ पर सेट से यदि बी लेते हैं इक्वल टू ब्रैकेट, यदि यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 के अलावा कोई ऐसा बताइए आप लोग जो सम हो और अभाज्य संख्या हो। यानी यह 2 कैसे सम अभाज्य संख्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या तो है, यानी 2 से 2 में भाग देंगे कट कर 1 आ जाएगा, तो ये सम संख्या हो गया। अब अभाज्य संख्या कैसे हैं, देखिए इसमें 1 से और खुद से भाग लगेगा, 1 से और 2 से भाग लगेगा, यानी यह अभाज्य संख्या भी है। तो इस प्रकार से इसका कुछ आंसर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्या यह आप बताइए कि रिक्त समुच्चय है कि नहीं। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, नहीं है। तो यहाँ पर खाली जगह नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव उपस्थित है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। खाली रहेगा तब ना हम लोग रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सेट्स बी में, क्योंकि समुच्चय बी में अवयव उपस्थित हैं, बी में अवयव उपस्थित हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अवयव उपस्थित है तो रिक्त कैसे होगा, खाली नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर सेम उसी तरह है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम ही है
कि पहले हम लोग को पास क्या था कि ऐसे दे दिया था सिंपल लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में है। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एक्स सच डेट एक्स एक प्रकृत संख्या है। अब यहाँ पर बहुत लोग देखकर आंख बंद करके ऐसे ही धुआंधार बैटिंग कर देंगे कि ए बराबर एक एक्स क्या है, एक प्रकृत संख्या है, तो 1 2 3 ऐसे लिख देंगे लोग। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर एक आपके पास दे दिया है कंडीशन यहाँ पर कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये आपको पहले पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सच डेट एक्स एक प्रकृत संख्या है, एक्स एक क्या है, प्रकृत संख्या है। अब कंडीशन यहाँ पर दिया है एक्स क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा कौन सा अंक आएगा, तो 1 2 3 4, ये कंडीशन हो गया। एक्स क्या होना चाहिए, 5 से छोटा, और साथ ही साथ 7 से बड़ा होना चाहिए एक्स। तो क्या यह पॉसिबल है? जब एक्स 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा कि a इक्वल टू ये ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही गलत दिया है कि x क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ x क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कोई कंपोनेंट बीच में नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो सेम यहाँ पर वही लिखेंगे आंसर में। अतः यहाँ पर आप लोग कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट उपस्थित नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। इस प्रकार से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं इसका आंसर। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक्स सच डेट एक्स किन्हीं भी दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे आप हो गए और आपका एक दोस्त हो गया, और दोनों साथ ही में जा रहे हैं, आप लोग आराम से बातें करते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए आराम से सीधा जा रहे हैं, तो आपके और आपके दोस्त के बीच में झगड़ा तो नहीं होगा। यदि यदि आपके पास कुछ खाने वाला चीज़ है, उसको लेकर झगड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसे आप लोग बात करते हुए जा रहे हैं तो बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उभयनिष्ठ कोई नहीं होगा बिंदु, यानी कहीं टकराव नहीं होगा, तो कोई बिंदु नहीं होगा। सेम उसी तरह कोई समानांतर रेखाएं ऐसे जा रही हैं बिल्कुल समान दूरी पर, तो ये कहीं काटेगी आगे जाकर? नहीं काटेगी, बिल्कुल सीधे ऐसे ही निकलती चली जाएगी, यानी कहीं क्रॉस ऐसे नहीं होगा, तो उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। यानी सेट से यदि सी लिखते हैं, ब्रैकेट देकर ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर कोई स्थिति ही नहीं बनती है कि समानांतर रेखाएं उभयनिष्ठ हो, यानी काटे एक दूसरे को। तो यह क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, अतः यह रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका भी आंसर लिख देंगे। तो आई होप आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल हल्का प्रश्न है यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। और ये परिमित और अपरिमित दो अलग अलग प्रकार के सांप हैं, जिसका जड़ी मैं दे चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं क्या बताया हूँ आपको कि पहले ही परिमित और अपरिमित आप लोग समझ चुके होंगे कि परिमित किसे कहते हैं, जिसका अंतिम पद हमें पता हो, यानी जिसे हम लोग काउंट करके बता दें कि ये इतना पद इसमें होगा, वो क्या हो गया, परिमित। और जिसका पता ही नहीं होगा कितना दूर तक जाएगा, कितना आगे तक उसका अंतिम पद जाएगा, वो क्या हो गया हमारा कि अपरिमित समुच्चय। तो ये आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने क्या है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, यानी पूछ रहे हैं कि क्या यह परिमित है या अपरिमित समुच्चय है, ये आपको बताना है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 महीने हमको तो पता है, यानी अंतिम पद क्या है, दिसंबर। तो ये जब पता है तो क्या हो गया, परिमित समुच्चय। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट देंगे, तो सबसे पहले जनवरी फरवरी मार्च
डॉट डॉट कर कर ऐसे कहाँ तक जाएगा, दिसंबर तक जाएगा। यानी ये हमको अंतिम पद पता हो गया। यानी इसको हम लोग काउंट करके बता देंगे कि टोटल 12 इसमें कंपोनेंट है और अंतिम पद दिसंबर है। तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय। तो लिखेंगे कि अतः यह परिमित समुच्चय है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारे ये है, यहाँ पर दूसरा नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर सेट्स में क्या दिया, कंपोनेंट दिया है कि 1 2 3 और डॉट डॉट का मतलब हो गया कि इसका कोई अंतिम पद पता ही नहीं है कि कहाँ तक लिखना है। इसे अनंत तक लिखा जा सकता है। तो इसका जब अंतिम पद पता नहीं है और हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितना पद है, तो यह क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। वही हमको यहाँ पर पता होता 99 दे दिया होता, यानी हमको पता है कि 1 से 99 तक संख्याएं हैं। तो ये पता हो गया 1 से 99 तक संख्याएं और उसे हम लोग गिन कर लिख देंगे 99, मतलब 99 को इसमें अवयव हैं। तो ये क्या हो जाता, परिमित समुच्चय। वहीं इसका जब पता ही नहीं है कि कितना इसमें अवयव है, तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि में कि क्योंकि इसका अंतिम पद हमें पता नहीं है, इसीलिए यह, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अतः यह अपरिमित समुच्चय है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम लोग आसानी से बना लग, ये आप लोग देखते देखते बना दीजिएगा। किताब में सवाल देखते देखते आप लोग बोल दिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इतना आसान है यह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि इसे बताना है कि यह परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका अंतिम पद हमें ज्ञात है कि नहीं। तो अंतिम पद देख सकते हैं आप लोग 100 है, यानी यह परिमित समुच्चय है। इसको हम लोग काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितना अवयव है, यानी 1 से 100 तक अवयव है। तो यह क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका अंतिम पद हमें ज्ञात है और पता है कि हमें इसमें कितना अवयव है। तो यहाँ पर इसे, इसका भी आंसर लिख लेंगे, अतः यह परिमित समुच्चय है। यहाँ पर लिख सकते हैं, कारण में भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका अंतिम पद हमें पता है, इसीलिए अपरिमित समुच्चय है, लिख दीजिएगा वो आप लोग। यहाँ पर चौथा प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 100 से यदि बड़ा किया जाए धन पूर्णांक, यानी जैसे सेट्स ए हम लोग लिखते हैं इक्वल टू ब्रैकेट, और 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या हो गया, 101, 102, 103 ऐसे लिख सकते हैं ना धन पूर्णांक। तो यहाँ पर आप इसे अनंत तक न लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 150 तक लिखें, 200 तक लिखें। धन पूर्णांक बोल रहे हैं तो इसके बाद 100 से बड़ा धन पूर्णांक तो अनंत तक जा सकता है। तो यह क्या हो गया कि यह अपरिमित समुच्चय है। क्यों हो गया, क्योंकि इसका अंतिम पद हमें पता नहीं है, यह अनंत तक जा सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः यह अपरिमित समुच्चय है। यहाँ पर इसका कुछ इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। यहाँ पर पांचवा प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा यानी अंतिम प्रश्न, कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 99 से छोटे, 99 से छोटे क्या हो गए, अभाज्य पूर्णांक। यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे। जैसे यहाँ पर सेट्स ए हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसे यहाँ पर डॉट डॉट करते करते कहाँ तक ले जाना है कि 99 से छोटे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 99 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा। 98 भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 से भाग लग जाएगा, और भी संख्याएं हैं जिससे भाग लग जाएंगी। और यहाँ पर 97 हो सकते हैं, क्योंकि 97 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 से और 97 से ही भाग लगेगा और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। और 97 99 से छोटा भी है, तो 99 से छोटा संख्या में क्या 2 से 97 तक ऐसे काउंट करके लिख सकते हैं। यानी इसका अंतिम पद हमें पता हो गया। तो यह क्या हो गया, जब अंतिम पद पता हो गया तो यह क्या हो गया, अतः यह परिमित समुच्चय
परिमित समुच्चय हैं। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। तो आई होप आप लोग प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, आइए हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। यानी इसमें भी सेम वही बताना है कि परिमित कौन है और अपरिमित कौन है। तो चलिए इसे भी देख ही लेते हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है कि x अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। यानी जैसे हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में कि ये ऐसे संख्या रेखा हो गया, तो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो x अक्ष के समानांतर बोल रहे हैं खींचा गया रेखा, क्या यह परिमित है या अपरिमित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जब समानांतर रेखा जा रही है तो ये रेखा कहीं जाकर काटेगी नहीं, ऐसे नहीं काटेगी, तो इसका अंतिम पद हमें प्राप्त नहीं होगा कि यहाँ तक यह रेखा गई है। अब जब अंतिम पद प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अपरिमित समुच्चय होगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसे। तो क्या लिखेंगे इसे, यह अतः यह अपरिमित समुच्चय, अतः यह अपरिमित समुच्चय। क्यों अपरिमित समुच्चय? क्योंकि समानांतर रेखाएं यदि एक अक्ष के समानांतर जाती है समानांतर रेखा, तो वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, और जब नहीं काटेगी तो हमें अंतिम पद प्राप्त नहीं होगा। अतः यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो गया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसे बहुत ही आसान तरीके से। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या हो गए, ABCD ऐसा करते करते जेड तक, यानी ए से जेड तक जितना भी अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, तो वो तो हमको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं और उसका अंतिम पद क्या है, जेड है, ये तो पता है। तो ये जब पता है तो क्या होगा, यहाँ पर परिमित समुच्चय होगा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि सेट्स ए जैसे मान लेते हैं इक्वल टू ब्रैकेट देंगे ABC डॉट डॉट ऐसा करते करते जेड तक है। यानी हमको पता है कि यह अंतिम पद जेड तक है, और इसे हम लोग काउंट करके बता भी सकते हैं कि यह कितना है। तो जब अंतिम पद पता हो गया तो क्या लिखेंगे, अतः यह परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने क्या है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज में है। यानी 5 के गुणज के कहने का मतलब क्या हो गया कि 5 के गुणा में है, यानी 5 का पहाड़ा हो गया। तो जैसे हम लोग सेट्स B लिखते हैं और ब्रैकेट यहाँ पर देते हैं, और 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, ऐसे लिखेंगे इसका 5 का गुणज। यानी जितना बार 5 से गुणा करते जाएंगे, 5 के 20, 5 50 25, 5 36 ऐसे गुणा करते जाएंगे तो ये अनंत तक न जाएगा। यानी 5 का गुणज का अंतिम पद ही हमको पता नहीं है। जितना बार गुणा करेंगे उतना बार अलग अलग संख्या आता जाएगा। तो इसे डॉट डॉट देखकर ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर 5 के गुणज कहने का मतलब हो गया कि इसमें हमको पता नहीं कि कितना कंपोनेंट है, और अंतिम पद भी हमको पता नहीं। तो यह क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। क्यों अपरिमित समुच्चय है? क्योंकि इसका अंतिम पद हमें पता नहीं है, और इसे हम लोग काउंट करके बता भी नहीं सकते हैं कि कितना 5 का गुणज है। यानी अनंत तक है 5 का गुणज। तो यह क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न चौथा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। यानी पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, हिरण, ये सब जितने भी जानवर हैं उसे हम लोग काउंट करके बता सकते हैं ना। यानी जितने भी जानवर है, यदि आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जानवर नहीं है, लेकिन जितने भी जानवर हैं धरती पर सबका एक अलग लिस्ट है। यह जानवर का ये नाम है, यह जानवर का ये नाम है। उसे यदि हम लोग सर्च करना चाहें तो सर्च करके बता भी सकते हैं कि टोटल पृथ्वी पर यानी धरती पर इतने जानवर हैं।
तो यह जब पता है, इसका अंतिम पद हमें मालूम है कि इतना जानवर है, तो यह क्या हो गया, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या हो गया, परिमित। पता है अंतिम पद पता है कि इतना, मान के चलिए एक अनुमान हम लोग बताते हैं कि कुछ संख्या है, जैसे 5000 जैसे टोटल जानवर है यहाँ पर, तो इसका अंतिम पद तो हमें पता हो गया कि 5000 है, और इसे हम लोग बता भी सकते हैं कि कितना है, 5000 है। तो यह क्या हो गया, जब पता है तो क्या हो गया, परिमित समुच्चय। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह परिमित समुच्चय है। क्यों परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमें पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उन सबको पता है कि इतना जानवर है, तो यह क्या हो गया, परिमित समुच्चय। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 5वां, कि मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं, यदि आपको नहीं पता तो 10th क्लास में पढ़ेंगे तो पता होगा, नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा खींचते थे, तो ये x अक्ष होता था, ये y अक्ष होता था, इस प्रकार से। तो यह दोनों अक्ष जहाँ पर आकर काटते थे, यहाँ पर इसे मूल बिंदु हम लोग बोलते थे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता था, 0,0। ऐसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पर दोनों अक्ष आकर काटे उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु यहीं पर दिया हुआ है कि 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जैसे यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ से हम लोग अनंत वृत्त न खींच सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा वृत्त खींच सकते हैं, जितना खींचना चाहे। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, यानी अनंत वृत्त खींच सकते हैं। इसका कोई हमें अनुमान नहीं है कि कितना खींच सकते हैं, यानी काउंट करके हम लोग नहीं बता सकते हैं। और जब काउंट करके नहीं बता सकते हैं तो इसका अंतिम पद भी हमें नहीं मालूम है कि कितना वृत्त खींच सकते हैं। जब अंतिम पद नहीं मालूम है तो यह क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह अपरिमित समुच्चय। आई होप आप लोग तीसरे प्रश्न को बिल्कुल आसानी से और अच्छे से और कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स खाली है, वहाँ पर जाकर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसे, कि निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ये हमें बतलाना है कि यानी जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के बराबर है कि नहीं, ये हमें बतला देना है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते आए हैं, आसान था, उसी तरह ये भी बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं कैसे आसान है। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा इस प्रकार कि देख सकते हैं कि समुच्चय ए में क्या दिया है, ए बी सी डी, और समुच्चय बी में डी सी बी ए, क्या यह बराबर है या नहीं, ये हमें बतलाना है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि समुच्चय ए तो ये हो गया हमारा, समुच्चय बी में यदि हम लोग लिखें तो देखिए ये सेम वर्ड मिल रहा है, ए है इसमें, ए इसमें भी मिल रहा है, बी है इसमें, बी इसमें भी मिल रहा है, सी है इसमें, सी इसमें भी मिल रहा है, और डी है इसमें तो डी इसमें भी मिल रहा है। यानी जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट हैं वो इससे मिल रहा है। तो यह क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा। इससे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि इसका सीरियल नंबर या फिर क्रम चेंज है तो ये बराबर नहीं होगा, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि इसमें जो कंपोनेंट है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए, चाहे उसका सीरियल नंबर कितना भी बार चेंज हो या ना हो। तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यदि आप कान इधर से पकड़िए या फिर इधर से पकड़िए, पकड़ाएगा तो कान ही, पैर तो नहीं पकड़ाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर आप इसका सीरियल नंबर चेंज कर दीजिए या फिर कुछ भी चेंज कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है। जैसे ए को उठाकर यहाँ रख दीजिए तो ए से तो बी नहीं वो बन जाएगा, ए का ए ही रहेगा। सेम उसी प्रकार ये है कि इसका जो कंपोनेंट है इधर उधर कर देने से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि इसमें जो कंपोनेंट है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए। जब दोनों तरफ कंपोनेंट उपस्थित हैं, चाहे सीरियल नंबर कितना भी बार चेंज हो, तो समुच्चय क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जब सब मिल रहा है दोनों में तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय ए बराबर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग
कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। आइए देखते हैं कि ये समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है कि नहीं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें चेक करेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित है कि नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो इसमें उपस्थित है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 भी यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर 16 भी उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 12 है, यहाँ पर 18 है। ये दोनों अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने का प्रयास किए हैं कि देखिए हम लोग अलग हैं, ये 18 अलग हैं, ये 12 अलग हैं। तो ये जब अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, लिख देंगे कि समुच्चय ए डज नॉट इक्वल टू समुच्चय बी, यानी इन लोग को आपस में ही राय नहीं है, इसीलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर से हटा देंगे, यानी बराबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें और इसमें सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा। क्या अंतर दिख रहा है कि ये आपको रोस्टर रूप में दिख रहा है और ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिख रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण की विधि, जो आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, समुच्चय निर्माण का रूप। तो ये रोस्टर रूप है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो ये बराबर कैसे होगा। तो यहाँ पर हम इसको रोस्टर रूप को रोस्टर रूप ही रहने देंगे और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर रूप में बदलेंगे, तब चेक करेंगे कि बराबर दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि ये मान के चलिए भेड़ है, ये बकरी है, तो भेड़ बकरी को कैसे पहचानेंगे, इसका मतलब कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, यानी उसका कलर चेक करना पड़ेगा, उसका जो भेड़ कैसे दिखता है वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका बी का रूप चेंज कर देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद तुलना करेंगे कि दोनों में से क्या कौन सा बराबर है समुच्चय। तो आइए हम लोग इसे रोस्टर रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर बी है तो बी, और यहाँ पर कोष्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर x सच डेट x सम धन पूर्णांक हैं, और यहाँ पर x क्या है, 10 के बराबर और 10 से छोटा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि x क्या है, 10 के बराबर और 10 से छोटा है, और सम धन पूर्णांक, सम मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो 10 से कम और 10 से बराबर सम संख्या क्या हो गया, 2 4 6 8, और 10 के बराबर भी बोल रहे हैं तो 10, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अब हम लोग देखेंगे ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 हैं, 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं तो 6 हैं, 8 हैं तो 8 हैं, 10 हैं तो 10 हैं, यानी इसमें जितना कंपोनेंट है वो उतना कंपोनेंट इसमें उपस्थित है। जब दोनों में बराबर कंपोनेंट उपस्थित है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया, यानी समुच्चय ए इक्वल टू समुच्चय बी। यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग इसे समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, यानी समुच्चय ए इक्वल टू एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। मतलब गुणज का मतलब हो गया संख्या 10 का पहाड़ा हम लोग पढ़ देंगे, वहीं गुणज हो गया। अब ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, यानी सेम पहले वाला ही प्रश्न है, यहाँ पर ये पहले दे दिया है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में है तो इसे क्या करेंगे हम लोग, रोस्टर रूप में बदल लेंगे। तो इसे रोस्टर रूप में बदल देंगे और ये पहले से ही रोस्टर रूप में है। उसके बाद हम लोग तुलना करेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट आ रहा है उसमें मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए फटाफट इसे देर किस बात के, रोस्टर रूप में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सेट्स ए इक्वल टू ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर बोल रहा है कि x संख्या 10 का एक गुणज है, यानी 10 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पर पढ़ देंगे, यानी 20 30 40 50, यानी ये अनंत तक चलता चला जाएगा। ऐसा पहाड़ा हम लोग पढ़ते जाएंगे, जितना बार चाहें उतना बार पढ़ेंगे तो अनंत तक ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसमें अब मिलाएंगे, इसमें जो कंपोनेंट है उस इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10, तो यहाँ पर 10 बिल्कुल मिल रहा है। चलिए दूसरा हम लोग मिलाकर देखते हैं, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 15 है, 20 मिल रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 20 मिल रहा है लेकिन इसमें 15 नहीं मिल रहा है। उसके बाद 30 मिल रहा है यानी 25 नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट मिल रहे हैं, कुछ कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं। तो जब कंपोनेंट पूरा पूरा नहीं मिल रहा है इसमें से इससे, तो ये बराबर कैसे हो सकता है। मान के चलिए एक पट्टेदार के पास एक घर है, एक पट्टेदार के पास 2 घर हैं, तो जो दूसरा पट्टेदार है वो पहले पट्टेदार
से बराबर कैसे होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यदि हम लोग पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न आइए हम लोग पढ़कर देखते हैं कि क्या है। पढ़ने से इन्हें मालूम चलेगा कि किस प्रकार हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। यानी जब बराबर हैं, ये जो समुच्चय दिया हुआ है वो बराबर है, तो क्या बताना है हमें, कारण बताने के किस कारण से ये बराबर है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कि बराबर कैसे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। अब ये है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, तो इसे हम लोग फिर वही प्रोसेस है पहले वाला ही, क्या करेंगे, इसे हम लोग रोस्टर रूप में बदलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए फटाफट पहले हम लोग इसे रोस्टर रूप में बदलते हैं। तो रोस्टर रूप में कैसे बदलेंगे, तो बी है तो बी इक्वल टू ब्रैकेट देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है। यानी एक्स सच डेट, एक्स समीकरण, ये जो समीकरण दिया हुआ है उसका एक हल है। तो ऐसा समीकरण आपको याद होगा 9th 10th से ही। यानी जिस इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या करते थे, शून्यक निकालते थे। जी हाँ, वही शून्यक जिसे आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th या 9th में। तो आइए हम लोग इसका शून्यक निकाल लेते हैं। इसका एक हल है बता रहे हैं, यानी इसका हम लोग शून्य निकाल लेंगे, वहीं यहाँ पर आंसर हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका शून्यक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, पहले इससे इसमें गुणा करके कहीं रख लेते हैं। तो यहाँ पर 6x² होगा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आ जाए और गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ लेंगे इसे। यानी 3x प्लस 5x यदि हम लोग रखते हैं, 3x प्लस 2x रखते हैं, सॉरी 5x में बोल गया, यहाँ पर 3x प्लस 2x यहाँ पर रखते हैं, प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जोड़ने पर फिर वहीं 5x और गुणा करने पर 3 दूना 6x² आ गया। यानी हम लोग जो तोड़े हैं वो सही तोड़े हैं। अब आइए हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे इसके साथ कॉमन लेंगे और इसमें से इसके साथ कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। जैसे ये जोड़ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से इसे इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो x को बाहर कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर 2x हैं, तो x ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या, एक x बच गया। प्लस यहाँ पर तो एक ही x है, तो एक ही x बाहर निकाल लिए, तो कोई x बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, तो ऐसे 2 लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए 3 में, दोनों में 6 में भी 3 है और 3 तो है ही, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 3 यदि कॉमन ले लिए तो 3 हट गया, तो ये x ही ना बचा, तो यहाँ पर x लिख देंगे। प्लस यहाँ पर 2 बचा, यानी फिर से गुणा करेंगे तो 3x और 3 दूना 6, यानी ये जो हम लोग कॉमन लिए हैं वो सही है। इक्वल देकर 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों समान आ रहा है, तो आप लोग पढ़े हैं क्या कि इन दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी x प्लस 3 एक साथ, और इन दोनों में से एक को लिख देंगे, x प्लस 2 एक साथ बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जैसे हम लोग अलग इस प्रकार से लिखेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, ये प्लस में 3 इधर जाएगा तो -3, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2 है इधर जाएगा तो माइनस में 2। यानी इसका कंपोनेंट यहाँ पर इसका शून्य क्या आ रहा है कि -2 -3, तो -2 -3। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो b का हम लोग निकाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर रूप, ये इसके बराबर है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर -2 हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है, यानी ये दोनों कंपोनेंट बराबर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ये दोनों युग्म समान नहीं हैं, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी। इसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप लोग हिंदी में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
कि यहाँ पर समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। इसका आंसर आप लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि इसमें हमें बताना है कि इसमें ए जो समुच्चय है वो समुच्चय बी के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया है, तो इसे हम लोग रोस्टर रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो जैसे इसका ए का रोस्टर रूप यहाँ पर हो गया कि ए इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक शब्द इतना का एक अक्षर है, यानी इसे हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि रोस्टर रूप में ऐसे जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं उसे कैसे लिख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं वही लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल नहीं होना चाहिए, यानी इसको दोबारा आप लोग नहीं लिख सकते हैं। यानी ये 2 ओ हैं, इसमें से एक ओ को लिखना है, 2 एल हैं, इसमें से एक एल को लिखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एफ, यानी इसमें और भी एफ नहीं है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एल है, तो ए लिख लिए हम लोग एल, तो एल यहाँ पर लिख लिए हैं, ओ भी लिख लिए हैं, उसके बाद डब्लू है तो डब्लू। तो ये इसका कुछ इस प्रकार से रोस्टर रूप हो गया। अब आइए हम लोग बी को रोस्टर रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे और बी लिखने के बाद क्या करेंगे कि बोल रहा है कि इसका हमें रोस्टर रूप लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग कि डबल नहीं होना चाहिए, बस इतना ही आपको ध्यान देना है अल्फ़ाबेटिकल में। तो जैसे डब्लू है तो डब्लू ओ एल एफ, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोनों का रोस्टर रूप हो गया। अब हमें चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। तो बराबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे हम लोग। एफ इस समुच्चय ए में है, समुच्चय बी में भी है एफ, ये एफ है। यहाँ पर ओ समुच्चय ए में है और बी में भी है, एल ए में है और बी में भी है, और डब्लू ए में भी है और बी में भी है। यानी पूरा का पूरा कंपोनेंट इस समुच्चय से इस समुच्चय में मिल रहा है। दोनों समुच्चय का कंपोनेंट सेम मिल रहा है, भले ही सीरियल नंबर इधर उधर है, उससे मतलब नहीं है। दोनों का कंपोनेंट जब मिल रहे हैं तो क्या हो गया, यह समुच्चय आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय ए इक्वल टू समुच्चय बी, ये दोनों बराबर हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आता है समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। यहाँ पर दोनों प्रकार से आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप लोग। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास समुच्चय जितना भी दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 समुच्चय हैं। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है कि इसमें से कौन सा समुच्चय किस समुच्चय के बराबर है, यानी कौन सा सेट्स किस सेट्स के बराबर हैं, ये हमें लिख देना है। तो चलिए इसे भी हम लोग मिलाकर लिख ही देंगे। जब हमको पता है कि समुच्चय बराबर कैसे चेक किया जाता है तो इसे आराम से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेट्स ए की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसमें जो कंपोनेंट है 2 4 8 12 ये है। ये हमें देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो समुच्चय है उसमें से मिल रहा है कि 2 4 8 12। तो इसमें भी 2 4 8 12 नहीं है, इसमें भी 2 4 8 12 नहीं है, इसमें भी 2 4 8 12 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी इस समुच्चय के बराबर कोई समुच्चय इसमें नहीं है। जब इसमें बराबर नहीं है तो इसका बात हम लोग क्यों करेंगे। चलिए बढ़ते हैं बी की तरफ। तो यहाँ पर बी में देख सकते हैं कि 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 इतने कंपोनेंट हैं, ये देखेंगे कि इसमें बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक दिख रहा है, एक तो 1 2 2 3 3 4 4, यानी यहाँ पर सीरियल नंबर भले ही चेंज है उससे मतलब नहीं है। इसमें जो कंपोनेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों मिल रहा है, अतः यह समुच्चय इस समुच्चय के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सेट्स बी इक्वल टू डी, ये एक आंसर हो जाएगा। और पता लगाते हैं हम लोग कि और कौन सा समुच्चय किस समुच्चय के बराबर है। तो यहाँ पर सी में देख सकते हैं आप लोग कि 4 8 12 14, ऐसा कोई इसमें समुच्चय है नहीं है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। ये तो हमारा हो गया डी। अब यहाँ पर ई में देख सकते हैं -1 और 1, ऐसा देखेंगे कि कौन सा समुच्चय है। तो -1 और 1,
और यहाँ पर भी देख सकते हैं -1 और 1, भले ही सीरियल नंबर चेंज है उससे मतलब नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि इसमें जो कंपोनेंट है वो उपस्थित होना चाहिए, बस भले आगे रहे या पीछे रहे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर -1 और -1, 1 और 1 यहाँ पर दोनों मिल रहा है, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये समुच्चय इस समुच्चय के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे सेट्स E इक्वल टू सेट्स G। ये एक आंसर हो गया बराबर। अब चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर 0, इसका तो हमें क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर 0 है तो 0 है, चलिए मिल रहा है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर 1 है, ये अलग अलग दिख रहा है। जब अलग अलग दिख रहा है तो बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, अतः हमारे सामने ये दोनों महाशय आंसर बच गए। तो इसे हम लोग आंसर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो समुच्चय जो चैप्टर था यानी सेट्स, इसका प्रश्नावली 1.1 संपूर्ण हुआ। तो आई होप आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, यानी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो नेक्स्ट प्रश्नावली आएगा इसी के बाद जो होगा वो, तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।